Greetings students, welcome to Vidya Mandir classes. My name is Shubham Singh and today's session we will discuss quiz number 1 electrostats. So for the very first question, as you can see, it says that 5 charges each of plus q को एक रेगुलर हेक्सागन की साइड पर रखा गया है, कॉर्नर्स पे रखा गया है, और एक अनदर चार्ज माइनस q को उसके सेंटर पे रखा गया, और हमें उस माइनस क्यू से कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो हमें बताना है। तो एक बार अगर मैं एक रेगुलर हेक्सागन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो इस रेगुलर हेक्सागन के 5 कॉर्नर्स पे हमने चार्ज रख दिए। यहां पर ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ऐसे 5 चार्जेस को प्लेस किया गया है, और इसके सेंटर ऑफ द हेक्सागन पर एक माइनस ऑफ क्यू नॉट चार्ज को रखा गया। अब किसी भी पेयर ऑफ चार्ज के लिए, मैं रिपीट करूंगा अपने वर्ड्स, किसी भी पेयर ऑफ चार्ज के लिए, यानी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो k q1 q2 अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस r12 के स्क्वायर से दिया जाता है। अब आप अगर यहां पर इस सिस्टम पे Q0 पे 5, इसकी विसिनिटी में 5 चार्जेस रखे हैं और उन 5 चार्जेस की वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब किसी भी पेयर के लिए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज हमेशा Q इंटू Q0 है, और उन सभी के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी L ही है। रेगुलर हेक्सागन ये बोला गया है, तो इसका मतलब जो भी 5 फोर्सेस ये फील करेगा वो 5 फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अब अगर डायरेक्शन में ऑब्जर्व करूं तो देखो, इस माइनस क्यू नॉट को ये वाला फोर्स अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ किसी फोर्स F से, इस माइनस क्यू को ये फोर्स इसी F फोर्स से इधर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होने की वजह से एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे। सेकंड पेयर को अगर मैं देखूं, इसकी वजह से फोर्स इधर की तरफ, और इसके जो बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक पार्टिकल रखा हुआ है उस पे फोर्स इधर की तरफ, और ये दोनों फोर्सेस भी एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे। हमारे पास नाउ वी आर लेफ्ट विद द ओनली चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू नॉट। इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो k q नॉट अपॉन L स्क्वायर से दिया जाएगा। तो k का वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, which matches with the option number A. Okay. सेकेंड क्वेश्चन में हमें कहा है कि 3 क्वार्टर ऑफ अ रिंग, ठीक है, 3 क्वार्टर ऑफ अ रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद प्लस क्यू। हमें इसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी बतानी है कितनी होगी। तो एक बार हम इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट को रिकॉल कर लेते हैं कि भाई अगर हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग गिवन हो, जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर हो, तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी जाती है, अगर हमें ये एंगल थीटा पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r साइन ऑफ जो एंगल ये सबटेंड कर रहा है थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो एज वी कैन सी कि हमारे पास 3 क्वार्टर ऑफ अ रिंग दिए गए हैं इस तरीके से, एंड दिस रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं इसको तो ये अपने सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो π/2 3 π/2 टोटल एंगल यहां पर सबटेंड कर रहा होगा। और लैम्डा की अगर मैं बात करूं तो इसमें लैम्डा के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, हमारा आंसर लैम्डा के टर्म्स में नहीं गिवन है, हमारा आंसर टोटल चार्ज के टर्म्स में गिवन है। तो लैम्डा हम कैलकुलेट करेंगे टोटल चार्ज ऑन द रिंग विच इज q डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रिंग विच इज 2πr मल्टीप्लाइड बाय 3/4, 3/4 पार्ट हम रिंग का यूज कर रहे हैं। तो लैम्डा हमारे पास बनकर के आ जाएगा, लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 2q डिवाइडेड बाय 3πr। अब फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट बन करके आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर विल बी 2, k का वैल्यू पुट करेंगे, E का वैल्यू बन करके आएगा 2, k का वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे 2q डिवाइडेड बाय 3πr, और साथ में आ गया साइन ऑफ थीटा बाय 2, साइन ऑफ थीटा विच इज 3π/2, और उसका हाफ करेंगे तो 3π/4 ये बनेगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको
ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 3π/4 का वैल्यू 1/√2, तो आंसर हो जाएगा q अपॉन में 3√2 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। एक 1/r और यहाँ पे हम मिस कर गए थे, ये रहा। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे क्वेश्चन का वो ये है, a cylindrical surface of height h and radius r is placed in uniform electric field of intensity E0, और आपको बताना है इससे फ्लक्स कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, आपको ये बताना है। तो यहां पर हम हमारा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि भाई जब किसी भी क्लोज्ड सरफेस को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, आई विल रिपीट इट अगेन, जब किसी क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टोटल फ्लक्स जो होता है, जितना फ्लक्स एंटर करता है उतना ही एग्जिट कर रहा होता है, तो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस बिकम्स 0। तो इन दिस क्वेश्चन अगर हमारा ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर हमने यहाँ पर इमेजिन किया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूं, अगर मैं इसके इतने इतने पार्ट को कट कर दूं, तो ये क्वेश्चन काफी आसान बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्व्ड सरफेस से फील्ड, कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। अगर मैं इसको आधे पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो जो इसका बाकी का जो बचा हुआ फ्लक्स हो रहा होगा वो इस फ्लैट सरफेस से निकल रहा होगा। यानी ये डायग्राम कुछ ऐसा सा दिखाई देगा कि एक आधा सिलेंडर इस तरीके से एक फील्ड में रखा हुआ है, तो आप लोगों को जो भी फ्लक्स इस वाले पार्ट से एसोसिएट होगा आपको वो कैलकुलेट करना है। यानी कहने का मतलब जितना फ्लक्स इसमें इसके कर्व्ड सरफेस से एंटर कर रहा होगा उतना ही फ्लक्स इसकी फ्लैट सरफेस से बाहर भी निकल रहा होगा। तो फ्लैट सरफेस से यूनिफॉर्म फील्ड में फ्लक्स निकालना बड़ा आसान है। फ्लक्स बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय जो भी फ्लैट सरफेस का एरिया है वो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें E0 गिवन है और इस सरफेस का एरिया ये वाली साइड हो जाएगी 2r, इसकी ये साइड हो जाएगी 2r और ये साइड हो जाएगी h। सो द फाइनल आंसर फॉर द प्रॉब्लम विल बी E0 into 2r times h, which matches with the option number C for the problem. Okay. तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स पे ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज नहीं है नेगेटिव चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉन्स को किसी पॉइंट ए से बी पर ट्रांसफर किया गया, दोनों पे पोटेंशियल गिवन है और आपको बताना है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बताना है। तो इसके कॉन्सेप्ट को हम एक बार रिलेट करते हैं। हमें ये बात पता है कि देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, एक कंजर्वेटिव फील्ड है और कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से जो वर्क डन होता है वो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू लॉस को हम माइनस ऑफ डेल्टा यू से लिख सकते हैं। यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसी के साथ साथ जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसके साथ कुछ एसोसिएटेड एनर्जी होगी। मान लेते हैं ये चार्ज इस पॉइंट पर रखा है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल Vp पता है, तो इसकी जो एनर्जी लिखी जाएगी वो Q इंटू इस पॉइंट का पोटेंशियल Vp, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब दोनों कॉन्सेप्ट्स को अगर मैं अप्लाई करूं, इंट्रोड्यूस कर देंगे हमारे इस क्वेश्चन में, तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि एक पॉइंट ए जहां पर पोटेंशियल 5 वोल्ट और एक पॉइंट बी जहां पर पोटेंशियल -5 वोल्ट है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स को उठा करके बी पर ट्रांसफर किया जा रहा है, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। कैसे बनाइए फॉर्मूला, इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को हम माइनस कर रहे हैं। इनिशियल एनर्जी इस फॉर्मूला के बिहाफ पर लिख रहे हैं Q इंटू वी ए और फाइनल एनर्जी हो जाएगी Q इंटू वी बी। सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। चार्ज नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे थे, तो माइनस ऑफ 10E, ए पर पोटेंशियल 5, बी पर पोटेंशियल -5, दोनों का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो 10 आएगा। सो द फाइनल आंसर विल बी माइनस ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। Final answer for the problem will be -100 electron volts.
which matches with the option number B. फिफ्थ क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग मेटल का स्फीयर है जिसका रेडियस r, इसको एक स्विच से अर्थ से कनेक्ट कर रखा है और प्लस क्यू चार्ज को इससे 2r डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया। ओके, जब स्विच को कनेक्ट किया तो फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द स्फीयर। जब स्विच को कनेक्ट कर देंगे तो हमें इस स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा वो बताना है। तो देखो भाई, जैसे ही हम स्विच को कनेक्ट करेंगे तो स्विच कनेक्ट होने की वजह से इसका जो पोटेंशियल है 0 हो जाएगा। अर्थ एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करेगी या चार्ज को वापस अपने पास बुला लेगी, जिससे कि इसका जो पोटेंशियल है कितना बन जाए, इसका पोटेंशियल बन जाए 0, राइट। अब कंडक्टर का पोटेंशियल 0 बन गया। अब या तो कंडक्टर का पोटेंशियल 0 बोलो या उसके सेंटर पे पोटेंशियल 0 बोलो, बात तो एक ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर होगी नहीं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो अंदर हर जगह पर पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इन दोनों बातों को कंक्लूड करते हुए अगर मैं एक साथ समराइज करूं तो हमारे पास बन जाएगा कि जैसे ही हमने अर्थिंग करी, as the switch is on, potential of the sphere becomes 0। अब potential of the sphere बोलो या potential of the center बोलो, बात एक ही है, which is also equals to potential of the center। सेंटर पे पोटेंशियल लिखना काफी आसान, सेंटर से ये चार्ज कितना दूर, k q डिवाइडेड बाय 2r डिस्टेंस, प्लस मान लेते हैं इसके ऊपर, खुद के ऊपर कितना चार्ज आ गया है अर्थ की वजह से, फाइनली इसके ऊपर जो चार्ज है वो QE हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका खुद का जो पोटेंशियल होगा वो बन जाएगा K QE डिवाइडेड बाय कैपिटल R। इन दोनों का सम 0 करना है, K और R तो गए यहां से, और QE का वैल्यू बन जाएगा माइनस ऑफ Q अपॉन 2, विच मैचेस विद द ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, 3 आइडेंटिकल कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स हैं A, B और C। इनको चार्ज दिए हैं, इसको चार्ज दिया है 10 माइक्रोकुलम, इस वाले को चार्ज दिया है माइनस ऑफ 15 माइक्रोकुलम, इसको चार्ज दिया प्लस ऑफ 5 माइक्रोकुलम। देन द चार्जेस अपीयरिंग ऑन द लेफ्ट फेसेस, इनके केवल लेफ्ट साइड वाले फेस की बात कर रहा है, आर Q1 Q2 एंड Q3, यानी इस फेस पर जो चार्ज है वो Q1 है, इस वाले फेस पर जो चार्ज है वो Q2 है, और इसके लेफ्ट फेस पर जो चार्ज है वो Q3 है। आपको मैच करना है कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा ये कि भाई जब कभी भी हम पैरेलल प्लेट्स को जब चार्जेस सप्लाई करते हैं तो जो इनर फेसेस होते हैं उन पर जो चार्ज अपेयर होंगे वो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के होंगे, और आउटर मोस्ट प्लेट्स पर जो चार्ज आएगा वो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम का हाफ होगा। अब हमने देखा यहाँ पर कि टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम कितना है, +10 -15 बना -5, -5 और +5 बना 0। जब टोटल चार्ज 0 है तो इस वाली प्लेट पर चार्ज आ जाएगा 0 और इस प्लेट पर चार्ज हो जाएगा 0। इस प्लेट का बचा हुआ जो भी चार्ज है वो यहाँ पेयर होगा, विच इज +10 माइक्रोकुलम, मैं लिख नहीं रहा, अब वो स्पेस नहीं है इसलिए। इसके सामने वाले फेस पर जो चार्ज अपेयर होगा वो -10 अपेयर होगा, बिकॉज जो भी फ्लक्स यहां से चलेगा, जो भी फ्लक्स हमारे इस वाले फेस से चलेगा वो सारा का सारा यहां टर्मिनेट होगा, है ना। मान लो जैसे यहां से 100 फील्ड लाइंस चलती, वो 100 फील्ड लाइंस जाकर के इस फेस पर टर्मिनेट हो रही थी, इसलिए उसके सामने जो चार्ज बैठा होगा वो अपोजिट पोलैरिटी का और सेम मैग्नीट्यूड का होगा। अब देखो भाई यहाँ -10 चार्ज आ गया तो यहाँ कितना चार्ज बचेगा, टोटल चार्ज -15 था तो यहाँ -5 बच गया, और यहाँ पर इसके अपोजिट पोलैरिटी का यानी +5 आ जाएगा, यहाँ पर +5 आ जाएगा और यहाँ बचा हुआ 0। तो हमारे आंसर्स क्या मैच होने चाहिए, हमारे आंसर्स ये मैच होने चाहिए कि सबसे लेफ्ट वाले Q1 का तो वैल्यू कितना रह जाएगा, इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा Q1 का वैल्यू 0 होना चाहिए, Q2 का वैल्यू होना चाहिए -10 और Q3 का जो वैल्यू होगा वो होना चाहिए +5। तो देखते हैं भाई, Q1 होना चाहिए 0, Q1 0, ऑप्शन नंबर T यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। ओके, B और C में से है, बाकी A और D तो अरे पहले ही रेस से बाहर हो गए। Q2 कह रहे हैं -10, Q2 कह रहा है -10 ऑप्शन नंबर P यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, ठीक है। Q3 है +5 मतलब R, तो ये वैल्यू R केवल इसी के पास दिखाई दे रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका C। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, ये कह रहा है कि दो शॉर्ट डाइपोल है P1 और P2,
इन दोनों को किसी 2L सेपरेशन यानी L और L यहां से 2L सेपरेशन पर रखा गया है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O, यानी इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है O पर, वो 37 डिग्री बना रही है AB लाइन के साथ, यानी ये जो AB लाइन यहाँ पर शो करी गई है इसके साथ 37 डिग्री बना रही है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन रही है। एज यू कैन सी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों डाइपोल्स की वजह से होगी, इस डाइपोल की वजह से भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डाइपोल की वजह से भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप इस डायग्राम को ठीक से ऑब्जर्व करें तो इस वाले डाइपोल के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये एक्सियल पॉइंट है और इस डाइपोल के लिए ये जो पॉइंट है ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। अब हमें ये पता है एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट होता है। तो जब मैं इसके डायग्राम को ऑब्जर्व करूंगा तो ये तो P1 है और ये हो गया P2, ये P1 और ये P2। P1 की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी राइट साइड में जिसको मैं बोल रहा हूं E1। P2 की वजह से जो फील्ड होगी वो इस तरफ होगी। इस तरफ क्यों होगी? क्योंकि P2 के लिए ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है और इक्वेटोरियल पर पॉइंट पर जो फील्ड होती है वो डाइपोल मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन दोनों का जो नेट फील्ड है, इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो यहां से 37 डिग्री एंगल बना रहा है। इसके साथ जो एंगल ड्रॉ कर रहा है दैट एंगल इज गिवन एज 37 डिग्री। तो ठीक है, पहले हम tan ऑफ 37 का वैल्यू लिखते हैं। tan ऑफ 37 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ये दोनों मिलकर के, तो वो बन जाएगा परपेंडिकुलर विच इज E2 डिवाइडेड बाय बेस विच इज E1। E2 का वैल्यू जब मैं लिखूंगा, E2 कौन सा पॉइंट है? चलो भाई, E2 जो पॉइंट है हमारा वो है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो जो E2 का वैल्यू होगा वो होगा K P2 अपॉन R की पावर 3। अच्छा, R क्या है? डिस्टेंस, वो L दिया गया है हमें, L की पावर 3। और E1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2K P1 अपॉन L की पावर 3, क्योंकि वो एक्सियल पॉइंट है। अच्छा, जब मैं इन दोनों का रेशो करूंगा तो रेशो करने से E2 और E1 का जो रेशो आ रहा है दैट रेशो इज इक्वल्स टू P2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ P1। इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो ये बन जाएगा P2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ P1। tan 37 का वैल्यू होता है 3/4 इक्वल्स टू P2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ P1। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इससे ये खत्म, 2 हो गया। इन रेशोज को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करके वैल्यू आ गई P1/P2 इक्वल्स टू 2/3 विच मैचेस विद द ऑप्शन नंबर B। सेवन। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं, +13 माइक्रोकुलम और -26 माइक्रोकुलम। ये इन दो पोजीशंस पर लोकेटेड हैं और द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है इनके बीच का। तो देखो भाई, ये तो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखे हुए हैं चार्जेस, तो यहाँ पर ज्यादा बेटर ये रहेगा कि हम लोग वेक्टर फॉर्म को यूज करें, वेक्टर फॉर्म की हेल्प से मैग्नीट्यूड लिखें। तो असाइन कर देते हैं कुछ एक वैल्यूज। मान लेते हैं ये वैल्यू है हमारी Q1, ये वैल्यू है Q2, ये Q1 का पोजीशन कोऑर्डिनेट R1 और ये बन गया R2। अब वेक्टर फॉर्म याद आ रही होगी, वेक्टर फॉर्म में क्या बोलते हैं हम, कि भाई किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो लिखा जाता है K Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R12 का कैप। ठीक है, लेकिन हमें केवल मैग्नीट्यूड, अब यहाँ इसमें जो वैल्यूज पुट करी जाती है विद साइन पुट करी जाती हैं जिससे कि वेक्टर फॉर्म मिले, बट हमें तो यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड पूछा है और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बताना है ऑप्शंस के हिसाब से, तो सबका मैग्नीट्यूड ही हम सिंपली पुट करेंगे। पहले तो R12 निकालते हैं, सबसे पहले तो R12 कैलकुलेट करते हैं। तो ये रिलेटिव पोजीशन है हमारी, पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो R12 जब आप निकालेंगे, R12 का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा x2 - x1 y2 - y1 करके निकालेंगे। तो इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 12 का स्क्वायर x2 - x1 प्लस y2 - y1 यानी 3 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 यानी 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया है भाई 13 का। तो R12 का वैल्यू 13 मीटर आ रहा है यहाँ से। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, F12 will be equals to K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹। पहले वाले चार्ज का वैल्यू 13 × 10⁻⁻6, 26 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज 13 × 13।
तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 13 से ये 13 खत्म, इससे यहाँ पर ये 2 बच गया। अच्छा, पावर्स कलेक्ट करो 10 की, -6 और -6 -12, यहाँ बचा 9, तो हो गया ये -3। 9 into 2, तो फाइनल आंसर विल बी 18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ न्यूटन। तो दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पे। अब देखो भाई, एक बोल रहा है अट्रैक्टिव, एक बोल रहा है रिपल्सिव, दोनों का नेचर अपोजिट होने की वजह से फोर्स इनके बीच का अट्रैक्टिव होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, दिस सेज दैट एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसपे चार्ज ये है, रेडियस दिया हुआ है, और एक पॉइंट चार्ज है -q जो कि उसके एक्सिस पर इतने डिस्टेंस से रिलीज किया गया, और हमें उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बतानी है जब वो सेंटर ऑफ द रिंग से पास करेगा, जब वो सेंटर ऑफ द रिंग से पास करेगा। तो अगर मैं इसके डायग्राम को इमेजिन करूं, ऑब्जर्व करूं, तो यहां पर ये एक रिंग है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके सेंटर से यानी इसके एक्सिस पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है -q। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। अट्रैक्ट होने की वजह से ये पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, और इसके सेंटर से जब पास करेगा हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आप ये चीज कंसीडर करेंगे कि भाई जो रिंग है उसका मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू चार्ज पार्टिकल, हमारी रिंग एक्सेलरेट नहीं होगी क्योंकि उसके मास के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं करी गई है। तो इसमें हम सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्सेस लग नहीं रहे, इनका जो म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही वर्क कर रहा है, तो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। फॉर दैट केस वी कैन से दैट इस पॉइंट पर इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं अभी यहाँ पर। जब इस पॉइंट से फाइंड आउट, जब इस पॉइंट से पास करेगा तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें पता करनी है, और इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमें अभी लिखनी है, राइट। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड में? चार्ज को मल्टीप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। अब रिंग की वजह से पोटेंशियल बन रहा है, तो सिंपल सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि रिंग की वजह से उसके सेंटर से किसी x डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है kq डिवाइडेड बाय √x² प्लस r²। तो x डिस्टेंस पर, जिसको मैं पॉइंट A बोल देता हूं, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं A और इस पॉइंट को बोल रहे हैं B। A पॉइंट पर जब हम पोटेंशियल लिखेंगे VA, तो ये बन जाएगा KQ, x का वैल्यू पुट करेंगे √15r, उसका स्क्वायर करोगे 15r² प्लस r² यानी 16r², और अंडर रूट करोगे तो बन जाएगा केवल और केवल 4r। और जब वो सेंटर से पास करेगा यानी पॉइंट B से, तब उसका पोटेंशियल बन जाएगा KQ डिवाइडेड बाय R, x का वैल्यू 0 पुट कर दिया। अब हमने कंजर्वेशन लगा दिया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी KQ डिवाइडेड बाय 4R मल्टीप्लाइड बाय चार्ज विच इज -q, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज करके लिखिए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम KE बोल रहे हैं, और जो फाइनल पोटेंशियल है आपका KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R, और वहां जो चार्ज रखा है वो -Q0 है। इस KQ बाय R को इधर फेंका तो वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव में से नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो गया तो बन जाएगा 3/4, K का वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाय R। 3/4 KQ बाय R बनेगा, तो K का वैल्यू पुट कर दिया हमने, ये आ गई इसकी काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व करेंगे तो ये 3/16 पाई तो एज इट एज आ गया, 3/16 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाय कैपिटल R, तो ये आ गई हमारी इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो जो कि किससे मैच कर रहा है? 3/16 और कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर C से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, एक स्क्वायर सरफेस ABCD, इसकी साइड लेंथ A है, वो YZ प्लेन, अच्छा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो ये YZ प्लेन के पैरेलल रखी हुई है, ओके। एक पॉइंट चार्ज है जो कि ओरिजिन पे रखा है, यहां रखा है पॉइंट चार्ज
एट अ डिस्टेंस ए डिस्टेंस पे, देन फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ABCD, इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हमें बताना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिस सरफेस से हमें ये फ्लक्स पूछना चाह रहा है उसका साइड लेंथ कितना है, a है, और उसके इसी पॉइंट से कितना दूर, a डिस्टेंस दूर हमारा चार्ज रखा हुआ है। तो अगर इस सरफेस को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, अगर मैं इस सरफेस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं नीचे की तरफ, यानी इसके जस्ट नीचे मैंने एक और सरफेस इमेजिन कर ली, ये दो सरफेसेस बन गई, इसका बिल्कुल कॉपी पेस्ट लेफ्ट साइड में भी कर दिया, ऐसे करके ये दो सरफेस और बन गई इस तरीके से। तो हमारे सामने एक सरफेस बन करके आ गई, एक स्क्वायर सरफेस बन गई जिसका साइड लेंथ 2a है, और इससे इसके सेंटर से कितना दूर रखा है ये चार्ज हमारा, a डिस्टेंस दूर चार्ज रखा है। तो यू कैन कंपेयर इट विद द क्यूब। इमेजिन करो एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ 2a है और उसके सेंटर पर हमारा चार्ज q रखा हुआ है, उसके एक फेस से चार्ज बताना, फ्लक्स निकाल लो पहले, इसके किसी एक फेस से फ्लक्स निकलेगा कितना, q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब वो तो इस टोटल फेस से पास कर रहा है, वो तो इस टोटल फेस से पास कर रहा है, मगर मुझे उसका केवल 1/4 चाहिए, क्योंकि ये सिमेट्रिसिटी के हिसाब से 1/4 इसमें से पास करेगा। तो हमारा जो फ्लक्स होगा ABCD से पास करेगा वो हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ q/6 एप्सिलॉन नॉट। So the final answer for the problem will be q/24 epsilon naught, which is option number D. Okay, that is all for today's session. Thank you very much.